प्रणाम मित्रों। तो चलिए अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ की चर्चा करते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने मिश्र बंधुओं द्वारा रचित जो मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक है उसकी चर्चा की थी। अब हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास अर्थात इस ग्रंथ की चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों में रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मूलतः इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। आगे चलकर यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी का ग्रंथ सर्वप्रथम व्यवस्थित परिस्थितियों का गहराई से अवलोकन करने वाला एवं मौलिक चिंतन प्रस्तुत करने में सक्षम है। इनमें उन्होंने कालक्रमानुसार पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें शुक्ल जी ने 4 कालखंड बनाए हैं। इसमें पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, इसके बाद रीतिकाल तथा आधुनिक काल है। अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है और इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। उन्होंने इस ग्रंथ को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है आदिकाल, फिर है भक्तिकाल, इसके बाद रीतिकाल और आधुनिक काल, और उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है वह सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सर्वप्रथम व्यवस्थित और परिस्थितियों का गहराई से अवलोकन करने वाला ग्रंथ है। इसीलिए इस ग्रंथ को सबसे ज्यादा प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। शुक्ल जी के ऐतिहासिक ग्रंथ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अर्थात उनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वह हम लोग देखेंगे। समग्र हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। अर्थात जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा कि उन्होंने समग्र हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है वीरगाथा काल, दूसरा है भक्ति काल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटकर उसे प्रवृत्ति या धार्मिक आधार पर धारा विशेष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। अर्थात उन्होंने भक्ति काल को 4 शाखाओं में बांटा है, वह प्रवृत्ति और धार्मिक आधार पर बांटा है। इन चारों शाखाओं में पहला है ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा, तीसरा है कृष्ण भक्ति शाखा और चौथा है राम भक्ति शाखा। अर्थात प्रवृत्ति और धार्मिक आधार पर भक्ति काल को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इसकी तीसरी विशेषता है शुक्ल जी का काल विभाजन सरलता, अस्पष्टता एवं निश्चयात्मकता के कारण आज तक मान्य रहा है। अर्थात इन्होंने इतने अच्छे से, इतने सरलता से और स्पष्टता के साथ काल विभाजन किया है कि उसे आज तक माना जाता रहा है। अगला है शुक्ल जी ने कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया है। यानी कि उन्होंने अपने ग्रंथ में कवियों की संख्या पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसके साहित्यिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। अर्थात उन्होंने कवियों के निरूपण करने के लिए जो आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण है उसका सहारा लिया है। शुक्ल जी के ग्रंथ की प्रसिद्धि एवं ख्याति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी आलोचक या इतिहास लेखक शुक्ल जी को उद्धत किए बिना अपने मत की स्थापना नहीं कर पाए हैं। अर्थात सभी परवर्ती साहित्यकारों ने किसी न किसी रूप में उन्हें उद्धत किया है। अर्थात उनके ग्रंथ की प्रसिद्धि एवं ख्याति को हम लोग इसी आधार पर जान सकते हैं कि आज भी यदि कोई हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन करना चाहे तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो ग्रंथ है उसी को उद्धत करने के पश्चात ही अपने मत को स्थापित कर सकते हैं या अपने मत को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। और उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए, और उनके द्वारा रचित ग्रंथ को हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास का केंद्र बिंदु या प्रधान बिंदु भी कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया है उसके विषय में जानेंगे। आचार्य जी ने मुख्यतः कोई इतिहास का लेखन नहीं किया, परंतु उन्होंने 3 ऐसी रचनाएं की हैं जिनमें साहित्य इतिहास संबंधी सामग्री उपलब्ध है। ये कृतियां हैं
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव तथा विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसी भी साहित्यिक ग्रंथ की रचना नहीं की है, परंतु उनकी 3 ऐसी रचनाएं हैं जिसमें साहित्य संबंधी सामग्री उपलब्ध हो जाती है। वे तीनों ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव तथा विकास और तीसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। अर्थात इन तीनों ही पुस्तकों में यानी इन तीनों ही रचनाओं में हमें साहित्य के ऐतिहासिक संबंधी सामग्रियां उपलब्ध हो जाती है। द्विवेदी जी ने परंपरा को इतिहास लेखन का आधार बनाया है। उन्होंने हिंदी के प्रारंभिक काल को एक नई दिशा प्रदान की है तथा इसके साथ साथ मध्यकालीन साहित्य को एक नवीन व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी है। आचार्य जी मानवतावादी विचारधारा के पोषक थे, अर्थात उन्होंने अपनी जो ये तीनों रचनाएं की है उस रचना में उन्होंने परंपरा को आधार बनाया है, यानी कि उन्होंने इतिहास लेखन का आधार परंपरा को बनाया है और इसी के साथ साथ उन्होंने मध्यकालीन साहित्य को एक नवीन व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी है। इनके इतिहास लेखन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं। साहित्य की प्रवृत्तियों के निर्धारण में इन्होंने देश की प्राचीन परंपराओं, संस्कृति के धारावाहक रूप, शास्त्र एवं लोक परंपराओं के व्यापक संदर्भ में प्रत्येक युग के साहित्य का मूल्यांकन किया है। द्विवेदी जी ने इतिहास के आरंभिक काल के लिए आदिकाल नाम सुझाया और आज यही नामकरण सर्वमान्य है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था उसको आदिकाल नाम द्विवेदी जी ने दिया है। तो आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है, तो उसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और जो नाम द्विवेदी जी ने रखा है वही नाम आज सर्वमान्य है, यानी कि सब लोग हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल ही कहते हैं। इतिहास लेखन के लिए उन्होंने नवीन सामग्री एवं नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है, अर्थात उन्होंने नवीन सामग्री भी प्रस्तुत की है और नवीन व्याख्या भी प्रस्तुत की है। कबीर, सूरनाथ, योगियों, बौद्ध, सिद्ध व जैन कवियों पर द्विवेदी जी ने महत्वपूर्ण शोधपरक नूतन दृष्टि प्रदान की है, अर्थात उन्होंने कबीरदास जी, सूरदास जी, नाथ, योगियों, बौद्ध, सिद्ध व जैन कवियों पर उन्होंने एक शोधपरक नूतन दृष्टि प्रदान की है, यानी कि उन्होंने इन लोगों पर पहले शोध किया, तत्पश्चात इनकी व्याख्या अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में की है। इसके बाद हम लोग डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।